हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका कोलवाल और मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और केमिस्ट्री की सीरीज में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है 11th क्लास की केमिस्ट्री। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में हमने पहला पार्ट बना दिया, पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो देखो, इस चैप्टर में हमने एक पार्ट को तो करा दिया है, आज हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उस पार्ट को आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई है वो आप इस पार्ट में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर या पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और उसकी जो स्थिर गैस वो अवस्था होती है वो हमने बताई दी है। और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भौतिक और रासायनिक गुण या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा जो हमने यहाँ तक आप सभी के लिए कराई दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने करा दिया था। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक समझा दिया आप लोगों के लिए कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक क्या होते हैं वो भी हमने आप सभी के लिए समझाई दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है फ्रेंड, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम बता देती हूँ मैं। उसका नाम है सार्थक अंक। तो देखो, सार्थक अंक क्या होते हैं ये आप लोगों को नया शब्द लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अब इस वीडियो के बाद आपको इस शब्द को सुनने में दिक्कत भी नहीं होगी। और ये क्या है, ये समझ में आता नहीं है बच्चों को नॉर्मली। तो आज इस वीडियो में हम सार्थक अंक क्या होता है उसके बारे में बताते हैं और सार्थक अंकों को समझाते हैं और ये किस तरह से इसको लिखा जाता है वो भी बताएंगे। तो देखो, पहले हम इसको देख लेते हैं सार्थक अंक इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले इसको पढ़ते हैं कि सार्थक अंक टॉपिक कौन सा है हमारा, आज का है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य ही होती है। तो देखो, जितने भी प्रैक्टिकल वैल्यू जो हम निकालते हैं उनमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता आ जाती है। जैसे कि हमने निकाला कि मैंने तराजू से कोई भी वस्तु को तोली तो वो 9.4 ग्राम की बैठी। तराजू से तोलने पर कोई भी वस्तु जो है वो 9.4 ग्राम की बैठ रही है। और वैज्ञानिक जो तुला है, जो उससे मैंने तोला तो वो कितने की बैठ रही है, उसको तोलने पर आ रहा है 9.4213। ये इसको तोलने पर कितना आ रहा है 9.423। तो ये दोनों को मैंने देखा और मैंने ये अंतर पाया इन दोनों को तोलने में। तो देखो, दशमलव से पहले कितना के बाद कितना 1 अंक है और इसमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक हैं। तो दशमलव के बाद 4 अंकों में क्या है, इसमें अनिश्चितता पाई गई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सार्थक अंकों को कैसे निकालते हैं। परंतु हमें परिणाम सदैव कैसे परिशुद्ध और यथार्थ होने चाहिए। तो हमने एक ही वस्तु को तराजू से तोला और वैज्ञानिक तुला से तोला, तो दोनों में क्या है, अंतर आ गया। अब हमें तो क्या है, फिक्स वैल्यू चाहिए। तो एक फिक्स वैल्यू को देने के लिए सार्थक अंकों की हमें
आवश्यकता पड़ी। तो आगे पढ़ो, देखो प्रायोगिक एवं परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक निश्चित अंक मिलाकर के व्यक्त किया जाता है। तो देखो ये जो प्रायोगिक मान आए हैं या जो परिकलित मान है, इन दोनों में अनिश्चितता आ रही है, तो इस अनिश्चितता को किसी एक सार्थक अंक के साथ या किसी एक निश्चित अंक के साथ मिलाकर के लिख दिया जाता है या व्यक्त कर दिया जाता है। अब देखो सार्थक अंक की डेफिनेशन देखते हैं हम, सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक की डेफिनेशन से ये समझ में आ जाएगा। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित अंक रूप से ज्ञात हों। देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई नहीं है, वो अब हम बताते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं, ये वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित अंक या निश्चित रूप से ज्ञात हो जाते हैं, जिनको हम निश्चितली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये है। ये फिक्स वैल्यू जो हो जाती है उसको हम सार्थक अंक कह सकते हैं। तो जैसे अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिख देते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिख दिया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 11.2 ml, कोई भी मैंने वॉल्यूम देखा और उसमें उसका वॉल्यूम कितना 11.2 ml है, तो मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ, 11 को तो 11 ही लिख सकते हैं और 0.2, देखो किसी से मैंने, ये तो फिक्स हो गया ना कि वो 11 ml है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद 2 जो आ रहा है ये क्या अनिश्चित अंक है, तो इसमें निश्चित क्या हो गया 11 हो गया और अनिश्चित क्या हो गया 2। तो इस अनिश्चित को मैं किसी निश्चित वैल्यू के द्वारा फिक्स कर दूं तो यही क्या हो जाएगा हमारा सार्थक अंक। क्या हो जाएगा सार्थक अंक। वही कहा है इसमें वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित अंक रूप से ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को मैं 11 ml भी बोल सकती हूँ, वो हम आगे बताएंगे कि किसको कितना बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज को बताते हैं। सार्थक अंक आप सभी को समझ में आ गया है, और सार्थक अंक में एक तो निश्चित वैल्यू होती है और एक वैल्यू होती है अनिश्चित। जो पॉइंट से पहले होती है वो तो निश्चित हो जाएगी और जो पॉइंट के बाद आ रही है वो अनिश्चित हो जाएगी। अब आगे देखो, तथा अंतिम अंक में या तो +1 को बढ़ा दिया जाता है या +1 को घटा दिया जाता है। अब देखो सार्थक अंकों को निर्धारण करने के नियम, कि सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, वो समझ लेते हैं। वो क्या है, सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखो जीरो के पहला नियम पढ़ते हैं हम, जीरो के अलावा सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। देखो जितनी भी वैल्यू दे रखी है उनमें जीरो को छोड़ करके जितने भी डिजिट आते हैं 1 से लेकर 9 तक वो सभी सार्थक अंक हो जाएंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल दिया है 285 सेंटीमीटर। तो देखो 285 सेंटीमीटर में जीरो तो आ ही नहीं रही है, तो कितने अंक हो गए 3, तो ये 3 अंक क्या हो जाएंगे सार्थक अंक हो जाएंगे। ऐसे 0.25 या 0.25 लिख दिया है, तो इसमें देखो जीरो को शामिल नहीं करना है और बाकी के कितने अंक बचे 2, तो ये 2 ही क्या हो जाएंगे सार्थक अंक हो जाएंगे। अब दूसरा रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल्स पढ़ा हमने कि जीरो के अलावा जितने भी अंक होंगे वो सार्थक अंक हो जाएंगे। क्या पढ़ा, जीरो के अलावा जितने भी अंक होंगे वो सार्थक अंक हो जाएंगे। अब दूसरा वाला नियम पढ़ते हैं। प्रथम गैर शून्य से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। अब देखो ये रूल्स क्या पढ़ने में हमें समझ नहीं आए, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये वैल्यू लिख रही है 0.03, इसमें देखो हमें क्या देखना है सार्थक अंक कितने हैं। तो देखो पॉइंट से पहले की जो जीरो है इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो के अलावा जितने भी अंक होंगे वो सभी क्या है सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें जीरो के अलावा कितने अंक हैं 3, एक ही तो है तो 1 हो गया इसमें सार्थक अंक। इसमें जीरो के अलावा 2 है तो इसमें सार्थक अंक 2 हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आया। अब तीसरा रूल से देखते हैं। तीसरा रूल्स है आपका 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखो 2 डिजिट लिख दिए हमने और उन 2 डिजिटों के बीच में अगर कोई शून्य आ जाती है तो वो सार्थक अंक कहलाएगी। अर्थात अगर जीरो पहले आ रही है तो वो सार्थक अंक नहीं है, बाद में आ रही है तो वो सार्थक अंक होगी। उसको अगले नियम में देखते हैं।
अगर जीरो दो अंकों के बीच में आ रही है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में होगी, अगर जीरो सार्थक अंकों से पहले आ रही है तो वो सार्थक अंकों की श्रेणी में शामिल नहीं होगी। ये पहले ही देख लेना, जीरो पहले आ रही है तो वो नहीं होगी, अगर बीच में आ रही है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल होगी। यही देखो 2.005, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 4, क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो 2 और 5 के बीच में आ रही हैं, तो ये सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी अंक की दाईं ओर और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु और उसमें कंडीशन दी है, वे दशमलव की दाईं ओर स्थित होने चाहिए। क्या कहा है? किसी अंक के दाईं ओर स्थित हों या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दाईं ओर है, दाईं ओर का ये तो लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, तो दाईं ओर आ रहे हैं वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल होंगे, लेकिन वो क्या है? दशमलव के दाईं ओर होने चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद होनी चाहिए वे जीरो। अगर दशमलव से पहले हैं तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल नहीं होंगी। दाईं होता है दशमलव के बाद और बाईं होता है दशमलव से पहले। तो देखो ये क्या लिखा है इसमें, यही तो बताया है, अगर पॉइंट से पहले जीरो है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, और यदि पॉइंट के बाद जीरो है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल होगा। चौथा रूल्स क्या कहता है? यदि पॉइंट से पहले जीरो है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, यदि जीरो पॉइंट के बाद है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में होगा। तो पॉइंट के बाद गिनो कितने अंक हो गए? 1, 2 और 3, तो ये इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दशमलव विहीन में दाईं ओर के अंक शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो देखो जिनमें दशमलव नहीं है, यानी कि उसमें तो दशमलव था और इसमें दशमलव नहीं है, तो जिनमें दशमलव नहीं है उनमें जीरो को काउंट नहीं करना है, जिसमें दशमलव नहीं है उसमें जीरो काउंट करनी ही नहीं है, मैटर ही खत्म। तो 100 में सार्थक अंक कितने हो गए? 1, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है इस वैल्यू में, तो जीरो हमें काउंट नहीं करनी है। ठीक है, तो 100 में सार्थक अंक कितना हो गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी को सार्थक अंक समझ में आ गया और रूल समझ में आ गया होगा कि यदि दशमलव है तो दशमलव के बाद आने वाली जीरो काउंट होंगी और दशमलव से पहले आने वाली जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, और यदि दशमलव नहीं है और उसके बाद जीरो आ रही है तो वो सार्थक अंक में शामिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। और दो सार्थक अंकों के बीच में भी जीरो आ रही है तो भी वो सार्थक अंक की श्रेणी में शामिल की जाएगी। आ गए यहाँ तक सभी अंक, सारे रूल्स समझ में। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो देखो इसमें वही दिया है कि इसमें दशमलव दिया है तो दशमलव दे दिया ना, तो दशमलव दे दिया तो इसका मतलब है सारी जीरो काउंट करनी है, तो इसमें सभी जीरो को काउंट करो तो कितने हो गए? इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। ऐसे ही देखो 100 है, 100 इसको मैं 10 की घात 2 के रूप में लिख सकती हूँ। कैसे? तो देखो अगर कहीं पर 0 आ रही है वैल्यू तो पहले उसको 10 लिख लो। ठीक है, जो यहाँ स्टार्टिंग में वैल्यू आती है उसको लिखो 1, और उसके बाद जितनी भी जीरो आ रही हैं उनको घात के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 और 10 की घात 2, क्योंकि इसमें जितनी जीरो होंगी उनको 10 की घात के रूप में लिख दिया जाता है। 1000 होगा तो उसको 10 की घात 3 के रूप में लिख दिया जाएगा, 10,000 होगा तो उसको 10 की घात 4 के रूप में लिख दिया जाएगा। ऐसे ही देखते हैं 2 सार्थक अंक के लिए। तो देखो मुझे 2 सार्थक अंक लेने, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट नहीं है तो वो जीरो काउंट नहीं की जाएगी। इसमें पॉइंट आ गया तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? 3 सार्थक अंक के लिए पॉइंट लग रहा है तो ये तीनों सार्थक अंक हो गए। आ गया यहाँ तक समझ में? ये दोनों जीरो काउंट होंगी और इसमें एक जीरो काउंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 गेंद हैं और 20 अंडे हैं और इनमें हमें सार्थक अंक निकालने हैं। तो देखो 2 गेंदों को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2.000, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो को काउंट में नहीं किया जा सकता, तो इस जीरो का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको मैं 2 ही लिखूंगी। और 20 अंडे के बाद 20 के बाद में कितनी भी जीरो लगा दूं तो भी पॉइंट के बाद की जीरो काउंट नहीं होती, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2, और इसमें सार्थक अंक कितना हो गया? 1।
ऐसे मैं इसको लिख दूं, पॉइंट के बाद 0 1 है तो इसमें सार्थक अंक पॉइंट लग रहा है तो 3 हो जाएंगे, इसमें पॉइंट लग रहा है तो सार्थक अंक इसमें 4 हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को सार्थक अंक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आंकड़ों की परिशुद्धता और यथार्थता का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखो एक कंडीशन तो मैंने ये ली, एक कंडीशन ये ली और उसका एवरेज निकाला। मैंने देखा कि एक व्यक्ति का नाम है का, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम क्या का है, उसने पहले किसी चीज को तोला और तोलने पर वो बैठ रही है हमारी 1.95 की, और मैंने दोबारा तोला तो वो वस्तु बैठ रही है 1.93 की। अब मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि यार ये 1.95 है या 1.93 है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इन दोनों के बीच की औसत ही लिख दूं तो वो क्या है, फिक्स हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसका मान इतना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.94, उसके बाद 0 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही खाने क्या, इसने 1.94 मापा और दोबारा मापा 2.05। अब देखो इसका औसत क्या हो गया, यानी कि ये 2 से, ये जो वैल्यू है ये 2 से तो पहले की है और ये वैल्यू 2 से बाद की है, तो मैं क्यों ना ऐसी वैल्यू लिखूं जो फिक्स 2 से जस्ट पहले की हो। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा, देखो इस जगह पर 9 है और इस जगह पर 0 है, तो 9 और 0 के बीच में क्या आता है, 9, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर 9। ओके, आ गया समझ में। ऐसे ही गा, इसने मापा 2.01 और इसका 1.99, तो इसके बीच की जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। एक तो 2 से पहले और एक 2 से जस्ट आगे, तो इन दोनों के बीच का क्या हो गया, 2 ही तो हुआ, तो इसका क्या आ जाएगा, 2। अब देखो सार्थक अंकों को जोड़ते कैसे हैं और सार्थक अंकों को घटाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सार्थक अंकों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो सार्थक अंकों को जोड़ना, पहले जितना भी दे रखा वो लिख लिया हमने, और ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब देखो मैंने जितना दिया है वो जोड़ लेते, देखते हैं। इसको जोड़ने पर नॉर्मली जैसे हम जोड़ करते हैं वैसे ही हमको जोड़ लेना है, और जोड़ने पर आया 31.122 या 31.122। अब देखो मुझे क्या करना है, सार्थक अंकों को जोड़ने पर जो मैंने जो वैल्यू जोड़ी है, जो वैल्यू जोड़ी है उनमें दशमलव के बाद देखना है कि किसमें मिनिमम अंक आता है। तो मैंने देखा मिनिमम अंक दशमलव के बाद 1 आ रहा है, इसमें दशमलव के बाद 3 आ रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 आ रहा है, इसमें दशमलव के बाद 3। तो ये तो सबसे मिनिमम वैल्यू दशमलव के बाद कितनी आ रही है, 1 ही तो आ रही है, तो दशमलव के बाद 1 होना चाहिए। तो मैं इसको जोड़ने पर क्या लिख सकती हूँ, 31.1। अब आगे नेक्स्ट पेज में बताते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। देखो यही वही रूल्स दे रखा है, सार्थक अंकों को जोड़ते एवं घटाते समय उत्तर में दशमलव के बाद की संख्या उतनी ही होती है जितनी दिए गए आंकड़ों में से दशमलव के बाद की न्यूनतम संख्या पाई जाती है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या है इसमें। तो एक वैल्यू लिखी मैंने 2.6 और दूसरी वैल्यू लिखी 3.44, तो इसको जोड़ने पर आ गया हमारा 6.04। तो मैंने देखा दशमलव के बाद 6 आ रहा है, इसमें दशमलव के बाद 1 आ रहा है ना, तो जोड़ने पर भी हमें आंसर में लिखना है दशमलव के बाद 1 ही लिखना है। तो दशमलव के बाद 1 वैल्यू लिखनी है, तो कितनी है, 0 ही तो है, तो 6.0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.0, ठीक है। अब देखो ये देखते हैं, ये 245.645 और 12.57 और 4.6। तो देखो दशमलव के बाद मिनिमम 1 अंक आ रहा है ना इसमें, तो हमने दशमलव के बाद जोड़ने पर भी यहाँ 1 ही लेना है। तो हमने इस वैल्यू को जोड़ा और जोड़ने के बाद 3 अंक आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम कितना है, 1, तो हम 1 ही अंक लेंगे, तो 262.8। आ गया समझ में। अरे दशमलव के बाद जितनी मिनिमम वैल्यू आती है हमें जोड़ने के बाद भी वही लिखना है। तो ऐसे ही इसकी 35.648 और 22.12, ठीक है। इसको माइनस किया, नॉर्मली दशमलव को जैसे घटाते हैं वो हमने घटाया, और मिनिमम देखो दशमलव के बाद 12 आ रहा है, तो 13.52 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। दशमलव को हम जोड़ते, सार्थक अंकों को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना। जो जोड़ते नॉर्मली जोड़ लेते हैं जैसे दशमलव को जोड़ना है, और उसके बाद जो मिनिमम है उतने ही अंकों को लिख दिया जाता है। अब सार्थक अंकों का गुणा और भाग करते हैं कि सार्थक अंकों को कैसे
तो देखो इसमें भी भैया नॉर्मली दशमलव की तरह हमें क्या है, गुणा कर लेना है। और जो मिनिमम वैल्यू है, दशमलव के बाद 5 आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, तो हमें दशमलव के बाद एक ही आंसर रखना है। देखो इसको जोड़ने पर यह है 40.512, ठीक है, सॉरी इसको हल करने पर आगे क्या है 3.322। और इसको हमने देखा कि दशमलव के बाद कितना है, एक अंक है, तो दशमलव के बाद हमें केवल एक रखना है, तो 3.2। दशमलव के बाद हमें एक रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.2। आ गया समझ में। ऐसे इस वैल्यू को मैंने मल्टीपल किया, ये जो वैल्यू है इसका गुणा किया और गुणा करने पर ये वैल्यू आ गई। अब हमने देखा दशमलव के बाद मिनिमम 2 अक्षर हैं, तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अक्षर यहाँ तक आंसर में लेना है हमें, 5.70 में इसका आंसर आ जाएगा। तो सार्थक अंकों के गुणा भाग जोड़ भाग की सब कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो जहाँ तक सार्थक अंक हो गए। अब आप सभी को वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें जिस टॉपिक पर आपको बनवाना है उस टॉपिक की डिमांड के लिए हमें आप सभी लोग बोल सकते हैं। थैंक यू।